तो शुरुआत कहां से होती है? एआईआर ने एक न्यूज कवर किया है और 26 जून आज की डेट के अंदर 1:42 पे एआईआर के वेबसाइट के ऊपर न्यूज आती है कि इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट फॉर नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेसिंग कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। यहां पे बात समझनी होगी कि ये फॉर नॉट एक्सप्लिसिटली मतलब कि मुखर रूप से, प्रत्यक्ष रूप से खुल करके एससीओ के जो फाइनल डॉक्यूमेंट इन्होंने जो रिलीज किया है, जॉइंट स्टेटमेंट जो लाया गया एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें पाकिस्तान का जो पहलगाम अटैक में जो रोल था उसको लेकर के कोई बात नहीं कही गई। तो हमारे रक्षा मंत्री वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इस पे स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। अब परिणाम यह हुआ कि सिग्नेचर अगर नहीं किया तो वो स्टेटमेंट पास नहीं हो पाया। उसका रीजन मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि एससीओ का ये नियम है कि पहली बात, इसको स्टेटमेंट को पास करने के लिए वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई देश वोट करेगा या नहीं करेगा। माना यह जाता है कि यदि किसी ने विरोध नहीं किया तो वो पारित हो जाता है, लेकिन जैसे ही विरोध जब कर दिया, सिग्नेचर नहीं किए, तो वो बिना पास हुए ही रह गया। तो भारत ने अपना विरोध जताया है, लेकिन ये घटना हुई है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़े एक तरह से नेगेटिव एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रही है क्योंकि जिस समय पे हम इस देश को इस तरह से बनान करके या फिर दुनिया को लीड करने या तो फिर एक जो विश्व गुरु की संकल्पना में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे इवेंट, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये हुआ है और पाकिस्तान की वही बात को रखा जाना, भारत की बात को नहीं रखा जाना, एक अनबैलेंस चीजें थी। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो ये एआईआर ने इसको कवर किया। दूसरी चीज, ये जो वर्ड है ना, नॉट एक्सप्लिसिटली, सच बात यह है कि इंप्लिसिटली भी चीजों को नहीं कवर किया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई चर्चा भारत के सिवाय किसी देश ने इसके बारे में नहीं की। बात करें हम दैनिक भास्कर की, दैनिक भास्कर ने कहा कि एससीओ में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ। नहीं मिलना वो एक अलग मैटर हो सकता है, बिकॉज हमने उसका विरोध जताया। उसी के साथ में एनडीटीवी इंडिया ने कहा कि पहलगाम की जगह बलूचिस्तान का नाम भारत ने एससीओ के दस्तावेज पर साइन करने से इनकार किया। बात यह है कि हमने इनकार क्यों किया, इस क्यों को अगर आप देखेंगे तो आपको सच्चाई निकल करके आ जाएगी। बिकॉज यहां पे आता है कि भाई पाकिस्तान ने कोशिश की और वहां पे उस डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन हाईजैक का इशू हुआ उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उसने अपने स्पीच में भी ये बात कही और उस चीज को इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट का जो फाइनल डॉक्यूमेंट आया उसमें भी ऐड करवा दिया। जबकि भारत ने जो पहलगाम अटैक को लेकर के बात कही, उसकी बात भारत ने तो कही, लेकिन वो फाइनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, उसको लेकर के एक पेज, एक लाइन भी जिक्र उसके बारे में नहीं हुआ। तो यहां पर बात यह है कि पाकिस्तान के उस इशू को हाईलाइट करके उसको जगह दे देना और भारत के उस इशू को इग्नोर कर जाना, क्या यह हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत है? क्या इस वजह से यदि हमने साइन नहीं किए तो क्या यह भारत का बहुत बड़ा तमाचा है एससीओ के ऊपर? क्या पाकिस्तान और चाइना इस बात को लेकर सकते में रह गए? सर, सकते में नहीं रहे, वो यही चाह रहे थे क्योंकि वो आइसोलेशन करना चाह रहे हैं इंडिया का और वो कर चुके हैं। आगे देखिए सर, इसी चीज को इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइक अपने हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, घूम फिर के चीजें वैसी ही हैं। लेकिन यहां पे मेन मुद्दा यह आता है कि ग्लोबल जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया ने इसको कैसे देखा। सर, द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लाइन जो उसके बारे में न्यूज बनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसको किस एंगल से देख रहा है आपको समझना होगा। वो लिखते हैं, इंडिया रिजेक्ट्स साइनिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट सीन एज प्रो पाकिस्तान। मतलब भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि भारत को वो प्रो पाकिस्तान नजर आया। बात तो ठीक है, प्रो पाकिस्तान ही था, लेकिन नीचे वाली लाइन देखो क्या लिखते हैं, बीजिंग्स बिड फॉर एनहेंस रीजनल लीडरशिप। मतलब कि जो बीजिंग, मतलब चाइना जो माहौल बना रहा है, या जो चाइना ने जो एक तरह से बोली लगाई, या जो चाइना ने जुआ खेला एनहेंस रीजनल लीडरशिप या खुद की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए, सफर्ड ए सेटबैक, एक झटका लगा उसको जब इंडिया रिजेक्टेड साइनिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट पुट बिफोर मेंबर्स ऑफ द चाइना बैक्ड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई साहब, चाइना जो खुद को एक इस एरिया का लीडर बनाना चाहता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है कि भारत ने मना कर दिया है सिग्नेचर करने से, क्योंकि ये जो एससीओ है वो तो चाइना बैक्ड है, यानी चाइना के सपोर्ट से चलता है। तो अब ये जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट वाली बात जो उसका नजरिया है, वही नजरिए की बात भारत में इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, कि भाई हम तो जीत गए आपकी बात में और वॉशिंगटन पोस्ट यानी यूएसए के स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। बिकॉज आप जो है वो भारत को भारत के नजरिए से ना देख के यूएसए के नजरिए से देख रहे हैं।
ये बात मैंने तो नहीं लिखी है सर, आप पढ़ सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट पे जाकर के, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के सच कहने का साहस एक बहुत अलग बात होती है सर, क्योंकि जब आपको लालच नहीं है ना कि मेरे को कितने व्यूज मिलेंगे या मुझे गालियां पड़े का डर ना हो, व्यूज की चिंता ना हो, तो आप सच बात कहते हो। आप मैच कर लीजिएगा, यही बात वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, यही बात इंडियन मीडिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो ये लगता है मुझे इसके हिसाब से तो भारत की जीत है, क्योंकि यूएस इसको मान रहा है चाइना की हार के रूप में, तो उससे बड़ी प्रसन्नता है, बिकॉज वो चाइना का तो अपना एंटी मानता ही मानता है। चलिए सर, अब इस न्यूज से निकल करके थोड़ा एनालिटिकल पार्ट में एंटर करते हैं। एससीओ को थोड़ा समझिए सर। संगठन का नाम तो शंघाई सहयोग संगठन है। भारत इसमें 2017 से परमानेंट मेंबर के रूप में काम कर रहा है, और जब भारत को परमानेंट मेंबर बनाया गया था तो चाइना ने सर इसको पाकिस्तान को मेंबर बनवाया था। ठीक है, उसी साल पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंबर बने थे। रशिया भारत की तरफ से बोल रहा था तब, और चाइना ने पाकिस्तान को एंट्री दिलवाई। ऑब्जेक्ट तो खैर पढ़ लीजिए, ये तो आपके फैक्ट्स हैं, बाकी तो चीजें क्या ही हैं। यहां पर बात अब एक आती है सर कल का यदि आपने थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ी होंगी, देखा होगा, तो एक बात बड़ी वायरल थी कि भाई जो अजीत डोभाल हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो चाइना गए हैं, और वो जो मीटिंग उनकी, जैसे चाइना के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ में उनकी मीटिंग हुई, और भी लीडरशिप के साथ में हुई। तो कल क्या था, एक ऐसा माहौल जो था वो बन रहा था कि भाई चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये जो चाइना के रक्षा मंत्री उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत और चीन को जो है ना वो अब एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। यानी हम एक दूसरे को ऐसे प्रेजेंट करें कि हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है बल्कि सपोर्ट है, एक सहयोगी के रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जब जब भारत ने स्टेटमेंट देते हुए, अजीत डोभाल साहब ने अपने स्टेटमेंट दिए और उसमें जब टेररिज्म की बात की, इनडायरेक्टली बिना नाम लिए पाकिस्तान को काउंटर किया, तब चाइना की तरफ से किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या नकारात्मक बात नहीं है कि भाई आप ऐसा मत बोलिए। तो भारत में ये चीज जो बढ़ी आगे वो ये थी कि भाई चीजें सेट हो रही हैं। चाइना जो है वो भारत के लिए अभी लिबरल हो रहा है, या भारत के लिए जो आइसोलेशन वाला जो थॉट है कि भारत को आइसोलेट कर दो, वो अब कम हो चुका है। लेकिन कल इस टॉपिक पे अब एक मन की बात बताता हूं। असल में मैं भी एक वीडियो बनाने वाला था कल, देखिए कल की डेट में एक भी वीडियो नहीं है, तो बट मेरे को ये फील हो रहा था कि यार जैसा दिख रहा है शायद ऐसा नहीं। हम एक दिन का टाइम लेते हैं, कल तक तो चीजें सारी क्लियर हो ही जाएंगी, उसके बाद के अंदर फिर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। लेकिन आज की जो घटना है उसने सारे सिनेरियो को चेंज कर दिया। कल माहौल बना यूट्यूब के ऊपर, आप देखिए बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी के आर्मी के अधिकारी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अनाप शनाप बोले कि ये हुआ, और आज पलट करके कुछ और ही बोल रहे हैं। तो सर ये जब हुई चीजें, अजीत डोभाल साहब वहां गए, बहुत ही काबिल अधिकारी हैं, और इनका जो जिसको कहते हैं कैलिबर है, वो पूरी दुनिया ने देखा है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के इश्यूज में और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में इनकी जो पकड़ है। इसे यूं प्रेजेंट किया गया कि भाई अमेरिका तो बहुत दुखी हो गया, रशिया बहुत खुश हो गया, भारत में बहुत खुशी थी। अब सर हुआ क्या, अजीत डोभाल जब एनएसए जो वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे अधिकारियों से अपनी बातचीत करते हैं, और अब इन्होंने जो बातें कही, बिकॉज ये एक दिन पहले की घटना है, राजनाथ सिंह जी नेक्स्ट डे पहुंच रहे हैं, तो आतंकवाद पे सख्त रुख दिखाया। क्या बोले डोभाल साहब कि आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया और साफ तौर पर पाकिस्तान पे इशारा किया। आगे देखो सर, इन्होंने कहा कि आतंक के अपराधियों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है, आतंकवाद को वैचारिक या राजनीतिक कारणों से उचित ठहराना खतरनाक है। कुल मिलाकर के अभी भारतीय विदेश नीति का या इंडिया का टोटल फोकस पाकिस्तान की उस घटिया एक्टिविटी को या उसके टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट को हाईलाइट करना हमारी प्रायोरिटी है, और वो काम अजीत डोभाल साहब वहां कर रहे थे। डबल स्टैंडर्ड पे चेतावनी, मैं कह रहा हूं इसको बहुत दिमाग में रखिएगा। ये जो वर्ड है डबल स्टैंडर्ड, ये आगे देखना आपको कितना क्लियर होगा। वो बोलते हैं कि कुछ देश आतंकवाद पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं कि भाई हमारे साथ हुआ तो ये टेररिज्म है, दूसरे के साथ हुआ तो टेररिज्म नहीं है। यहां भी इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही है और इनडायरेक्टली चीन की तरफ भी है, अमेरिका की तरफ भी कुछ हो सकता है, सोचने वाला ये देखा जाए तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात आई, चाइना ने सर इन स्टेटमेंट्स को एक तरह से वेलकम किया, विरोध नहीं किया। लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकियों को बचाने की रणनीति पर भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई। जो कि एक्टिविटी क्या हुई थी, जब उनको हम उसको टेररिज्म की जो लिस्ट है उनसे कुछ लोगों को बाहर निकलवाने के लिए चाइना ने भी एफर्ट लगाए थे, वो सब चीजें हुई। तो कुल मिलाकर के डबल स्टैंडर्ड को जब हाईलाइट किया, और यहां पे सर इनकी ज्वाइंट सिटिंग्स भी होना शुरू हुई, यानी अजीत डोभाल और वैंग यी जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में इनकी मीटिंग हुई। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना सर, वैंग यी एक बात बोल रहे हैं
कि भारत और चीन को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति को लेकर वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई। मतलब गलवान का जो इशू हुआ उसके बाद से यह फील हुआ कि भारत और चीन जो है वो सकारात्मक रूप से अब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पे एक इंटरेस्टिंग बात जो कि एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट है वो ये है कि भारत के जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी मीटिंग चाइना के जो काउंटर पार्ट यानी जो रशिया के जो काउंटर पार्ट, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं निकोलाई पेत्रुशेव, उनके साथ में मुलाकात हुई। मतलब हमारे लिए तो उनसे मुलाकात करना लाइक अपने दूसरे घर में पहुंचने जैसा है, जैसा हम मान रहे हैं। अब इनके साथ में हुआ तो हमें फीलिंग ये रहती है भी रशिया जो है वो हमारे साथ में हर स्थिति में मौजूद रहता है और इतिहास भी कुछ हद तक ऐसा कहता है, जिसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। अब मेरे दोस्तों इसका एनालिसिस कैसे करोगे? राजनाथ सिंह जी वाला इवेंट को भी रोक दो, अभी उस तक दिमाग लेके नहीं जाएंगे, हम करेंगे पहले वाली बात। संकेत क्या मिल रहे थे कि खतरा नहीं अवसर बनना चाहिए एक दूसरे को। वैंग यी क्या बोले, उससे क्या इंटरप्रेट करोगे आप कि भाई चीन पहली बार स्पष्ट रूप से टोन डाउन कर रहा है और आक्रामक भाषा को वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। सीमा पर शांति, गलवान के बाद पहली बार चीन ने संकेत दिया कि स्थायी समाधान चाहता है, लगा यही। संवाद पे सहमति बनी, लंबे अरसे के बाद में ऐसा हुआ। एससीओ में विरोध नहीं, यह दर्शाता है कि चीन भारत को अलग थलग करने की नीति से पीछे हट रहा है। मतलब कि जब जब स्टेटमेंट दिया गया तो वो कहीं ना कहीं अपने किसी काउंटर स्टेटमेंट के अंदर किसी बात को काट देना है, उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे देना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ अजीत डोभाल साहब के इस केस में। तो चीजें ठीक लगी। बहुपक्षीय सहयोग यानी चीन को अब तक आर्थिक रूप से भी भारत की आवश्यकता है, सरकार यूएस चीन टकराव के खासकर यूएस और चाइना के टकराव के बीच में। तो ये चीजें हमें महसूस हुई कि भाई चीजें सकारात्मक है। लेकिन सर सारी कहानी पलटती है नेक्स्ट डे, जब 26 तारीख को 26 जून 2025 को यानी आज की डेट में राजनाथ सिंह जी बैठक में गए। राजनाथ सिंह जी ने जब अपना जो भी बात कहनी थी, क्योंकि माइक मिला, स्टेज मिला, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला सर। इन्होंने अपनी बात को रखा, पहलगाम अटैक को लिया, सारी बात वहां पे की, लेकिन एट द एंड क्या होता है? एट द एंड ये होता है कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है तो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर भारत का पक्ष वहां शामिल नहीं था, और भारत का पक्ष शामिल नहीं था तो सर ने सिग्नेचर करने से मना किया, पढ़ा, पेन जो था पेन को छोड़ दिया। ये एनडीटीवी का जो न्यूज क्लिप है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। राजनाथ सिंह सेट्स असाइड पेन, रिफ्यूजेस टू साइन एससीओ डॉक्यूमेंट। सिग्नेचर नहीं किया कि भाई ये पेन को छोड़ दिया साइड में, सिग्नेचर नहीं किया, डॉक्यूमेंट पास नहीं हुआ। अब ये नहीं हुआ, ये भी समझ में आया, लेकिन जो कल पिछले दिन बीता था वो क्या था? वो क्या था उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। अब यहां पर बात यह है कि भारत ने स्पष्ट आलोचना की है कि कुछ देश आतंकवाद को राजनीति के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ देश का मतलब पाकिस्तान, और इस तरह की नीति एससीओ के सिद्धांतों के खिलाफ है। बिकॉज एससीओ का जो चार्टर है ना, वो पीस की बात करता है और एंटी टेररिज्म की बात करता है। विशेष तौर पर पाकिस्तान को संकेत देते हुए कहा कि देयर शुड बी नो प्लेस फॉर सच डबल स्टैंडर्ड्स। अब बात यह समझिए कि पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को देखते हुए, चाइना के डबल स्टैंडर्ड को देखते हुए एससीओ ही भारत के साथ में डबल स्टैंडर्ड गेम खेल गया। इसीलिए बोल रहा था डबल स्टैंडर्ड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक नियम जो है वो नियम क्या है मैं बात बताऊंगा। अगर कोई कहे कि भाई एससीओ का ये नियम है कि बायलैटरल इश्यूज को आप डिस्कस नहीं कर सकते, दो देशों की लड़ाई तनाव झगड़े को आप बीच में नहीं ला सकते, बात सही है। आर्टिकल जो उसका चार्टर है, एससीओ चार्टर है, उसका सेक्शन नंबर 2 है, वो ये बात बोलता है कि आप ऐसे मसलों को, बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं करोगे। लेकिन पाकिस्तान वाले मसले को ले लिया गया जिसके अंदर उसको भारत को जिम्मेदार ठहराया, स्टेटमेंट में नाम लिखा, लेकिन भारत ने जब इशू उठाया तब आपने मना कर दिया। तो क्या इस वजह से हम नाराज हुए? तो क्या ये भारत की बहुत बड़ी जीत है? क्या ये चाइना के मुंह पे तमाचा है? सर तो ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान के हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड एससीओ ने भी इंडिया के अगेंस्ट में ले लिए हैं। अब बात समझिए सर, ये जो दस्तावेज आया था ना, तो पहलगाम जम्मू कश्मीर के भीषण आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं, लेकिन सर जो बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ उसको जगह दी, और जफर एक्सप्रेस के हाईजैक बलूचिस्तान की अनस्टेबिलिटी के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके ऊपर सबने वहां पे बात कह दी। अब तकलीफ कहां से शुरू हुई? तकलीफ शुरू हुई मेरे दोस्तों जब भारत के उस विचार के विरोध में, या भारत के जो विचार रखा कि भी हम भारत इसका विरोध कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए रशिया साइलेंट रहा। रशिया ने कुछ नहीं बोला। अब इस स्थिति को किस रूप के अंदर आप समझेंगे
कि क्या ये भारत और रशिया के बीच संबंधों के नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की शुरुआत है, या ये सिर्फ एक संकेत है कि भारत को समझना चाहिए कि उसका प्रो वेस्टर्नाइजेशन उसको कहां कहां नुकसान पहुंचा सकता है। अभी धीरे धीरे सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो सर यहां पे टेंशन शुरू हुई, इंडिया पाकिस्तान रशिया के बीच, रशिया भी चुप रहा, बाकी चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर पूरा का पूरा गेम प्लान किया और भारत को एक तरह से बेइज्जत करने का काम यहां पे हुआ है। अब एक सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। यह प्रश्न यह है कि एससीओ के अंदर आखिर के अंदर क्या बायलैटरल इशू सच में डिस्कस किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, क्योंकि भारत वाली बात पे कोई कहे कि जी बायलैटरल इश्यूज थे, हम कैसे डिस्कस करते हैं? ठीक है, पाकिस्तान का क्यों किया? देखिए सर, वाकई में ऐसा है सर, यहां पे एससीओ का चार्टर जो है ना, उसके अंदर ही प्रावधान है कि सदस्य देश जो है वो आपसी विवादों के ऊपर यहां पे डिस्कशन में चीजों को नहीं ला सकते। हम इससे कोई आपत्ति नहीं रखते। एससीओ की चार्टर की धारा नंबर 2, जैसा मैं बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 2 प्रिंसिपल्स में आता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट एंड आपकी नेक्स्ट देखो सर, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। सर देखो सर, ये लाइन जो है ना, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। अब ये नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर का मतलब होता है कि आंतरिक मसलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसको अगर आप आंतरिक मसले के रूप में देख रहे हो तो पाकिस्तान वाला इशू भी तो आंतरिक मसला था, भारत का पहलगाम अटैक आंतरिक मसला है, भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव आप शामिल मत करिए। लेकिन जो बलूचिस्तान वाला इशू लिया गया, क्या वो बायलैटरल नहीं है? क्या वो द्विपक्षीय नहीं है? क्या वो ग्लोबल इशू है? क्या वो एससीओ के इंटरेस्ट को अपने में शामिल करता है? सर सोचने वाली बात है। अब इस प्रकार की पॉलिटिक्स यदि उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, हम पॉलिटिक्स ही कहेंगे, बिकॉज पाकिस्तान चाइना का एक ग्रुप बन रहा है, रशिया साइलेंट हो रहा है, भारत को आइसोलेट किया जा रहा है, तो उसे किस रूप में आप देख सकते हैं? अब सर इसके अलावा सर 2 डॉक्यूमेंट और हैं। एक तो है सर ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है सर, और एक है अस्ताना डिक्लेरेशन 2005 में, ताशकंद घोषणा है 2004 की। इनमें भी इसी तरह की बात है, द एससीओ शैल नॉट बी प्लेटफॉर्म फॉर राइजिंग बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट्स। सबके बात सही, यानी आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द चार्टर ऑफ एससीओ, दूसरी चीज ताशकंद डिक्लेरेशन, दूसरी आपका अस्ताना डिक्लेरेशन 2005, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? यदि आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि भारत ने सिग्नेचर नहीं करके बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, तो बोल्ड स्टेप एक नजरिए से हो सकता है आप वहां पे साइन किस आधार पे कर देते कि आपकी बात नहीं रखी गई, आप साइन करके आए, फिर किस मुंह से देश को आपके कहते कि भाई मैं देश नहीं झुकने दूंगा? आपने साइन नहीं किया, वो तो आपने बचाव में नहीं किया, कर देते तो फिर दुर्गति क्या होती, कितनी बुरी बेइज्जती सरकार की होती, कितना देश को नीचे देखना पड़ता। लेकिन जब यह बात कही गई कि साहब मैटर इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप बायलैटरल, उसके बावजूद पाकिस्तान का बायलैटरल इशू इन्वॉल्व होना और भारत का नहीं होना, तो सर इसे फिर क्या ही कहा जाएगा? अब पाकिस्तान ने आरोप जो लगाया वो यही है कि वे इंस्टेबिलिटी बलूचिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। भारत ने कहा कि आप जो है पीओके वाला मैटर इनको शामिल किया, हमें शामिल नहीं किया। लेकिन पॉइंट ये है कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों? भारत तो परेशान होगा। ये जो प्रधानमंत्री का ये जो सिंबल है, आप ये फोटो देख रहे हैं, ये सिर्फ पीएम नहीं है, ये 150 करोड़ भारतीय हैं। ठीक है सर, भारत के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्यों रशिया ने भारत का सपोर्ट नहीं किया? क्या रशिया भारत से दूरी चाहता है? तो सर एक इसका सीधा क्लियर जवाब है जो कि प्रूव हो जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में है, नो, रशिया भारत से दूर होना नहीं चाहता। रशिया भारत का साथ चाहता है, बिकॉज उसे भी इंडो पैसिफिक को अगर लीड करना है, इंडो पैसिफिक में मजबूत बने रहना है, भारत एक मजबूत उसका साथी है, भारत को वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन यहां उसकी चुप्पी का कारण क्या है? कारण है सर चाइना, कारण है भारत का रशिया व भारत का यूएसए के साथ में रिलेशंस का बहुत गहरा हो जाना। क्यों? क्योंकि चाइना के और रशिया के जो रिलेशंस, इकोनॉमिक टाइप्स हैं, वो बहुत डीप हो चुके हैं, क्योंकि आपने उन मौकों को खोया है। आपने यानी हिंदुस्तान ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत मजबूत नहीं किया। मेक इन इंडिया की बात तो हुई, लेकिन मेक इन इंडिया ग्राउंड के ऊपर नहीं आ पाया। दूसरी चीज, रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगे तो भारत और चाइना ही 2 देश रहे जिन्होंने रिलेशंस उससे मेंटेन रखे हैं। भारत ने भी रखे हैं, लेकिन भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ भी है। यह भारत के ऊपर बड़ी मार है। देखो सर कैसे, सबसे पहले एससीओ मंच का दुरुपयोग हुआ है। एससीओ का चार्टर जब कह रहा द्विपक्षीय विवाद नहीं होंगे, तो चीन इस मंच का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए कूटनीतिक मंच के रूप में कर रहा है, पाकिस्तान को यह छूट दे रहा है, रशिया चुप हो रहा है। दूसरी चीज, रूस की चुप्पी भारत के लिए चिंता का विषय है सर। क्यों? क्योंकि भारत के लिए यह एक तरह से
जिसको जो चाइना बोलता है ना पाकिस्तान के लिए कि वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, तो हम भी सर ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं। लेकिन इसका संकेत यह है कि भारत का रूस पर पारंपरिक भरोसा कमजोर हो रहा है। भारत को तो फील होगा कि नहीं होगा, खासकर जब भारत पश्चिम की ओर झुकाव दिखा रहा है। क्वाड है, I2U2 है, अमेरिका से रक्षा समझौते हैं। इन सब में सर जो सबसे बड़ी जिम्मेदार जाएगा ना सर, वो क्वाड जाएगा। बिकॉज क्वाड के तहत जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका ने एंट्री ली और भारत उसका हिस्सा बना, तब से सर धीरे धीरे चीजें एक साथ आप नोटिस कर लीजिए शिफ्ट हुई हैं भारत के विरोध में। ठीक है, तीसरी चीज, चीन पाकिस्तान का मजबूत गठजोड़ बना। ऑल वेदर फ्रेंड की बात हुई, भारत एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो चलाए जा रहे हैं और उसको वो सक्सेसफुली लीड भी कर रहे हैं। हम उसको जवाब देने में कमजोर कहीं नजर आए। उधर ट्रंप ने कह दिया कि भाई शांति मैंने करवाई, हम उस बात को बहुत ज्यादा हमने विरोध किया है, उस बात का कहा है कि भाई हमने नहीं माना, लेकिन वो मना करने के बावजूद वो स्टेटमेंट बैक टू बैक आ रहे हैं और पाकिस्तान को शांति का नोबल देने की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर के बैलेंस जो है ना, वो इक्वेशन इंडिया के अभी कोई बहुत फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट की विदेश नीति के फ्रंट में आप एक थोड़ा आश्चर्य करो सर, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। उस इवेंट को मैंने कवर करना चाह रहा था, पर मुझे लगा कि यार बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलना भी कोई बहुत उचित नहीं लगता। लेकिन वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत को क्या है, आसियान के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया, मतलब उसको उनकी हंसी उड़ाई गई। आसियान जैसे देश जिसको आप पहले लुक ईस्ट फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हो, आप आसियान के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट की हंसी उड़ा रहे हो। और जिस दिन ये देश एक होकर यूएन में आपका विरोध करेंगे, तब क्या होगा? तब फिर बोलेंगे जब देश नहीं झुकने दूंगा। स्टेटमेंट सर, देश देश होता है, ग्रुप है सर, वो यूएन में एक वोट लेके बैठते हैं। यूएस का भी एक ही वोट है, तो आसियान के कंट्रीज का भी एक ही, उन हर एक देश का भी एक एक वोट होता है, वोट की वैल्यू होती है। तो अपने रिलेशंस ऑलरेडी बहुत सारे नेबर से बहुत अच्छे नहीं हैं। आसियान की तरफ अगर हम पॉजिटिव हैं तो उसको ऐसे स्टेटमेंट देके, खैर वो उनका लुकआउट है, विरोध भी उसका हुआ है काफी हद तक। अब यहां पे सर देखो, भारत की रणनीतिक विफलता है सर या ये चेतावनी है? सच्ची बात पूछी जाए तो ये विफलता नहीं है, ये हमें चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। इस देश को भारत के लिए चेतावनी है, क्योंकि आज एक उस भारत का सपोर्टर वहां एक भारत के बिल्कुल रीजनेबल मैटर पे चुप रहा, या तो वो भारत जो पाकिस्तान वाला इशू है उसको भी वहां से रिमूव करवाया जाता, रशिया का इंटरवेन होता तो रिमूव होता, कंफर्म होता, और दूसरा या तो भारत की बात भी वहां रखवाई जाती। दोनों ही चीजें नहीं हुई। तो यहां पे सर ये कूटनीतिक चेतावनी है कि वह एससीओ जैसे संगठनों को अपना प्रभाव खोता जा रहा है। पश्चिम की ओर झुकाव, यूएस सेंट्रिक अलायंस से यूरेशियन अलायंसेस में भारत की स्वीकार्यता कम हो रही है सर, ये बात फैक्ट है और भारत को यह समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत का क्वाड में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, चाइना को काउंटर करने की कोशिश करना, तो वहां पे और चाइना और रशिया के रिलेशन जब ठीक हैं तो एक हद के ऊपर रशिया भी ये चाहता है कि भारत क्वाड से बाहर हो, प्रो अमेरिका नहीं जाए। और अमेरिका के साथ में जाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो सुपीरियर होता है हमेशा, ये फैक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट दोस्त रहा, ना तो परमानेंट को मित्र रहा, ये भी सच है। लेकिन आप हिस्ट्री, नियर हिस्ट्री को उठा के देखो, अमेरिका, ये वीडियो में हर बार टैग करता हूं इस वीडियो को, देखिएगा 20 ऐसे देशों की कहानी जिनके साथ में मतलब क्या किया अमेरिका ने। तो अमेरिका का इतिहास कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। लेकिन रशिया के और आपके 1947 से आप उठा के देखिए, तब आप देखेंगे कि पॉजिटिवली भारत के साथ में रहा है। तो सर भारत को सोचना पड़ा, क्वाड के बाद में बहुत ज्यादा टेंशन हुई। भारत के साथ में रशिया ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बार ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि भाई थोड़ा बैलेंस बना लो, आपको क्या इंटरेस्ट ऐसा है यूएसए से, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, इजीली कर सकते हैं। हमारा एक रीजनल डोमिनेंस है, हम एक रीजन में दोनों देश साथ साथ आगे बढ़े हैं, ठीक है, समझाने के बहुत प्रयास हुए सर। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने वीडियो में भी कवर किया था, जो विदेश मंत्री है लावरोव रशिया के, उन्होंने बात बोला था, इंडिया इज बीइंग फोर्स्ड बाय द क्वाड एंड द यूएस इनटू मिलिट्री ऑपरेशंस। भैया क्वाड का दबाव में है भारत, क्योंकि सिग्नेचर हुए हैं, कुछ लाभ के लिए ही हुए होंगे। तो बोले कि ये जो आप मल्टीलिटरल सोचते हो ना कि व्यापार के लिए भी है, कॉमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए भी है, लेकिन भैया मेन तो ये मिलिट्री ऑपरेशंस में आपको यूज लिया जाएगा। ये चेतावनी भारत की तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई। उसके बाद में जो पहलगाम अटैक होता है और भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत भयंकर रिटेलिएशन भारत की तरफ से पाकिस्तान पे होता है। लेकिन बहुत एक ऐसे मोड़ के ऊपर सीज फायर की खबर आती है कि दिन में तो जो ट्रंप है वो बोलते हैं सीज फायर होना चाहिए, और शाम के समय तक आते आते विक्रम मिस्री जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, उन्होंने इस बात को अनाउंस कर दिया कि भाई सीज फायर हो गया। तो बवाल इस बात का हुआ कि क्या ये अमेरिका के कहने से हुआ। जब भारत ने इसको डिनाई किया,
अमेरिका ने इसको 50 बार कहा जी मैंने कराया, मेरे को तो ये परमाणु युद्ध हो जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता अगर मैं नहीं बोलता, तो मुझे शांति का नोबेल चाहिए। भारत ने इसको कई बार मना किया कि भाई ऐसा नहीं है हमारे बीच में, फिर बोलते हैं जी है। अभी फाइनल कल भी रीसेंट स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के वॉर को मैंने रुकवाया। अब जो पाकिस्तान है वो नॉमिनेट कर चुका है इनको कि भाई ट्रंप को, कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यूएसए के साथ में भी चीजें अब उतनी नॉर्मल नहीं रही। रशिया जो आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, उसकी तरफ और ज्यादा बेहतर संबंध बनाने का समय है। रशिया के साथ में चीजों को और अगर होल्ड किया जाए तो ये जमी हुई बर्फ पिघलेगी। रशिया, चाहे फिर रशिया के साथ में रिलेशन अगर बहुत अच्छे से नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि इनसे थोड़ा डिस्टेंस हम क्रिएट करें, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो आपने अगर देखा हो कि 500% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है कि जो रशिया से रिलेशन रखेगा उन पर भी, वीडियो देखिएगा। तो भैया भारत के पास में कितना बड़ा पावर है सोचना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का प्रोड्यूसर है। जेनरिक मेडिसिन दुनिया के अंदर सारे कोई अमीर नहीं होते। अमेरिका के जाने कितने लोग हिंदुस्तान आते हैं और सस्ता ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अमेरिका ना बिल्कुल कोलैप्सिंग कंडीशन में भी भारत ला सकता है, भारत को इतना कमजोर स्थिति में नहीं है। लेकिन ये समझना पड़ेगा हमारे देश की सरकार को कि भारत के कुछ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनके ऊपर अमेरिका से बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। और रशिया से रिलेशन तो हमारे वैसे भी ठीक है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अब कंसर्न समझने होंगे। कंसर्न क्या, चिंता के कुछ विषय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रशिया के संबंध अच्छे ही हैं आज भी, लेकिन अगर इनमें कहीं कोई कमी पैदा हुई तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस डेवलप कर देगा रशिया और चाइना के रिलेशंस को और मजबूत होने का, जो कि भारत के हित में किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। दोनों के रिलेशन ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत के रशिया से कमजोर हो जाए और चाइना और रशिया दोनों के क्लोज रिलेशन बन जाएं, वो स्पेस चाइना ऑक्यूपाई कर ले, जो बहुत हद तक वो कर भी रहा है, तो वो भारत के लिए घाटे का सौदा होगा। रीजन ये है, ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस में भारत के लिए जो प्रमुख आवाज है, उन वीटो पावर में से एक रशिया कमजोर पड़ जाएगी, जो कि आज तक आपका जिसको बोलते ना कि कठोर तरीके से साथ देती हुई आई है। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है यूएन में अपनी पोजीशन को बरकरार रखना। दूसरी चीज, यदि रशिया से कहीं हमारे रिलेशन कमजोर होते हैं और जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की जो बॉन्डिंग है, जो मिलिट्री अलायंस हो सकता है ये टेम्परेरी हो, ये ऑल वेदर हो, जैसा भी हो, लेकिन प्रेजेंट में रिलेशन ठीक है, ये भारत के लिए मिलिट्री अलायंस काफी कुछ खतरा पैदा कर सकता है। टेंशन हमारे लिए कश्मीर के और अरुणाचल के इश्यूज के ऊपर ये ला सकता है, इसको भी भारत को देखना होगा। तो भारत के लिए अमेरिका से जो रिलेशन है वो उतने ज्यादा कोई बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रशिया और चाइना के रिलेशंस डेवलप हुए, आप एक छोटा चार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2001 से लेकर के 2020 तक आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी एंड चाइना अपने ट्रेड रिलेशंस को रशिया के साथ में कहां लेकर के आ गया सर। 23.7% का ट्रेड जो है वो रशिया और चाइना के बीच में हो रहा है, यानी रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है चाइना। तो सर ये बहुत बड़ा इशू है। तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार को, हम ये नहीं कहते कि हम सर्वज्ञ हैं, लेकिन चीजों को सरल तरीके से देखना आता है। बहुत सारे कमेंट करते हो क्या आप सरकार से बढ़ के जानते हो? अरे मेरे भाई, सरकार की आलोचना कब नहीं हुई? नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक हर सरकार की आलोचना बहुत मुद्दों पर हुई है। अब आलोचना करना यदि देश की गद्दारी है तो हम फिर भैया उस चीज को भी झेलने को तैयार हैं। नेशन फर्स्ट था, नेशन फर्स्ट है और नेशन फर्स्ट रहेगा। अटल जी की बात याद रखिएगा, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। तो इस देश की साख को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। अगर वो मेंटेन रह गई तो फिर कोई पार्टी आओ, कोई पार्टी जाओ, हमें निजी रूप में से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत इंडिया की होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश ये की है कि मैं अपनी बातों में बैलेंस रख पाऊं, जो सच है वो आपके सामने ला पाऊं। कोशिश में और सुधार होगा फ्यूचर में, इस बात का मैं वादा करता हूं, अगर कुछ कमी रह गई है तो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे कि क्या वाकई में भारत ने करारा जवाब दिया है, या भारत को करारा जवाब देने की अभी गुंजाइशें बाकी हैं जो रशिया से संबंध अच्छे करके दिया जा सकता है? तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आपका हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जो आपकी सलाह हो कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हां, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं या कई बार देख भी चुके हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बढ़ता हुआ परिवार एक सच के साथ का परिवार है। और आपका एक सब्सक्रिप्शन जब बढ़ता है ना सर, तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो इस बढ़ते हुए परिवार के अंदर शामिल होइए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।